कुछ समय की मेहनतें पढ़ ले, कुछ समय की मेहनतें पढ़ ले, तेरे कैरियर को पंख लग जाएंगे और तू खाएगा कामयाबी के लड्डू और तेरे दुश्मन जल मर जाएंगे। वेलकम टू एग्जामेश्वर। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूट इन मोबिलाइजिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यहाँ पूछा जा रहा है आपका कि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसने किस तरह से यूरोप के लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग को मोबिलाइज करने का काम किया था। ठीक है ना, किस तरह से मतलब जो आपकी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी यूरोप में किस तरह से नेशनल सेंटीमेंट्स को स्प्रेड कर रही थी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट दिया है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन इन 1821। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे याद रखिएगा, एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आता है आपका कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की स्टार्टिंग कब होती है। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट हुआ था आपका 1821 में स्टार्ट होता है। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। जो ग्रीस था आपका वो 15th सेंचुरी से ही ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। मतलब जो ग्रीस था उस पर ओटोमन एम्पायर ने क्या किया था, अपनी पावर को इम्पोज कर रखा था, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो 15th सेंचुरी से कहीं ना कहीं जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। जो ग्रीस के जो आपके नेशनलिस्ट लोग थे, नेशनलिस्ट मतलब जो वहाँ के जो मतलब इंडिपेंडेंस के लिए वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे वहाँ के लोग, उनको कहीं ना कहीं जो ग्रीक एग्जाइल्ड लोग थे, जो मतलब ग्रीस से जिनको बाहर कर दिया गया था, उनसे भी उनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोएट एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। अब जो पोएट और आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ग्रीस को आपका क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कह के उसका कहीं ना कहीं प्रेस किया, मतलब उसको लाउडेड किया। लाउडेड मतलब होता है उसकी प्रशंसा करते थे, ठीक है ना वो। और कहीं ना कहीं क्या किया, मुस्लिम जो एम्पायर था आपका, जो ओटोमन एम्पायर था वो क्या था, एक मुस्लिम एम्पायर था, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, सपोर्ट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। ऐसे आपके एक इंग्लिश पोएट थे, उनका नाम था लॉर्ड बायरन। वो क्या किया आपके, उन्होंने फंड कलेक्ट किया, पैसा इकट्ठा किया, और वो जो आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर 1824 में उनकी फीवर से डेथ हो जाती है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। होता क्या है आपका कि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो चलता रहता है कंटिन्यू, और उसकी पावर से कहीं ना कहीं क्या होता है, ओटोमन एम्पायर कहीं ना कहीं बैक स्टेप होने लगता है। और फाइनली में क्या होता है आपका 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। और इसी के साथ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होता है और ग्रीक आपका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग यूरोपियन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 19th सेंचुरी के टाइम में जो आपकी नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप हो रही थी उसमें रोमांटिसिज्म का क्या रोल था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बेटा पहला, देखिए आपका दिया है यहाँ पर पॉइंट, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने साइंस और रीजन के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज करने का काम किया था। मतलब जो आपका साइंस और रीजन था उसको क्या किया उन्होंने, उसकी आलोचना की। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना किया उनका, ठीक है। फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। अच्छा, रीज़न और साइंस की जगह उन्होंने किस पे फोकस किया, इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। अब यहीं आपके एक जर्मन आपके फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है। उन्होंने क्लेम किया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है उसको हम लोग कॉमन पीपल में डिस्कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है दास फॉक, ठीक है। दास फॉक मीन्स होता है कॉमन पीपल, ये जर्मन वर्ड है दास फॉक, इसका मतलब होता है कॉमन पीपल, ठीक है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस। अब ये कैसे अपन डिस्कवर कर सकते हैं कॉमन पीपल में, थ्रू द फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस के थ्रू डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, कैरोल कर्पिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। ऐसे ही आपके कैरोल कर्पिंस्की थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो नेशनल स्ट्रगल थी उसको अपने ओपेरा और म्यूज़िक के थ्रू उन्होंने सेलिब्रेट किया था। ऐसे ही कुछ आपके डांस फॉर्म थे जैसे पोलोनाइज और मजूरका, ये भी क्या थे उस समय नेशनल सिंबल बन गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। लैंग्वेज जो है उस कहीं ना कहीं क्या है, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप करने में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उसी को दिया कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। देखिए यहाँ पे दिया है, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। होता है क्या है कि जो पोलैंड था उसको रसिया ने क्या किया था, एक्युपाइड कर लिया, और उसके बाद जो पोलिश लैंग्वेज थी वहाँ स्कूलों से उसको क्या किया, हटा दिया गया, ठीक है ना, फोर्स आउट मतलब होता है वहाँ से उसको हटा दिया गया, उसकी जगह रसियन लैंग्वेज को वहाँ पर इम्पोज करना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन 1831 एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रसियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड। 1831 में क्या होता है आपका, रसिया के अगेंस्ट क्या होता है, एक आर्म रिबेलियन होता है, लेकिन उसको रसिया क्या करता है, उसको क्रस्ड कर देता है, यानी दबा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वीपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब होता क्या है आपका कि बहुत से क्लर्जी के मेंबर थे पोलैंड के, वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक वीपन की तरह यूज करते हैं, मतलब नेशनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, एज अ वीपन उसको यूज करना शुरू करते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज क्या है, लोगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग इन ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब पोलिश लैंग्वेज क्या थे, जो चर्च थे वहाँ पे जो भी इकट्ठा होते थे लोग तो पोलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, और बाकी जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पर पोलिश लैंग्वेज को ही लोग यूज करते थे वहाँ पर, इसलिए करते थे कि आपस में कनेक्ट रहे वो उस लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू सी एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पोलिश लैंग्वेज थी कहीं ना कहीं जो रशियन डोमिनेंस थी उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करने के एक सिंबल के रूप में यूज की गई थी। मतलब पोलिश लैंग्वेज क्या था, रसिया के अगेंस्ट एक स्ट्रगल करने के लिए लोग यूज कर रहे थे। मतलब पोलिश लैंग्वेज की जो पोलैंड के लोग थे वो पोलिश लैंग्वेज के थ्रू क्या थे, आपस में कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार आ चुका है, ये मुझे तो लगता है सीबीएसई का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है ये। द 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, एक्सप्लेन। मतलब पूछा गया कि 1830 में क्या था, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप थी, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया। वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल इसके आंसर है, देखते चलेंगे हम लोग। और काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई का, कई बार पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन वर इंक्रीज इन ऑल ओवर यूरोप। जो पॉपुलेशन थी पूरे यूरोप में क्या हुई, बढ़ने लगी। अब भाई सीधी चीज़, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोग हार्डशिप फेस करेंगे। तो यही काम हुआ, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो गई, यूरोप में बढ़ गई थी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। अब बहुत सी कंट्री ऐसी थी यूरोप में जहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम था लेकिन नंबर ऑफ जॉब सीकर क्या थे, ज़्यादा थे। मतलब एम्प्लॉयमेंट के कंपेयर में जॉब सर्च करने वाले लोग ज़्यादा हो गए थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ इन लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। अब क्या होता है भाई, जॉब की सर्च में जो गांव के लोग थे, रूरल एरिया के लोग थे, वो क्या करने लगे, अर्बन एरिया यानी कि सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करने लगे। अब जब माइग्रेट करने लगे तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पर ओवर क्राउडेड स्लम्स था, वहाँ पर जाकर के वो रहने लगे, ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब एक चीज़ यहाँ पर और आती है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उस समय टाउन्स में, उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। कंपटीशन क्या था यहाँ पे कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में क्या था आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और वहाँ पे सारी चीज़ें पूरी तरह से इंडस्ट्रीज क्या हो गई थी, मैकेनाइज्ड हो चुकी थी, और वहाँ से जो मशीन से बने गुड्स आते थे वो काफ़ी चीप हुआ करते। तो कहीं ना कहीं यूरोप की जो अदर कंट्रियाँ थी वहाँ पर जब आपके इंग्लैंड से जो चीप गुड्स आ रहे थे, सस्ते गुड्स आ रहे थे, तो वो क्या थे, उससे आपके जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। अब यहाँ बताया जा रहा है स्पेशली देखा गया टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, जो ये कंपटीशन था जो फेस कर रहे थे वहाँ पर स्मॉल प्रोड्यूसर, वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ज़्यादा फेस कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम वर्क हो रहा था वो कहाँ होता था, घर पे होता था या स्मॉल वर्कशॉप पे हो रहा था, और पूरी तरह से ये मैकेनाइज्ड भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, द राइज ऑफ फूड प्राइस
और अ ईयर ऑफ बेड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इनस्टेबिलिटी इन टाउन एंड कंट्री। अब होता क्या, आपका जो फूड प्राइस थी वो क्या बढ़ गई। फूड प्राइस क्यों बढ़ेगी, एक तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ गई, उससे फूड प्राइस बढ़ेगी। दूसरी चीज़ थी कि बेड हार्वेस्ट हो गई। बेड हार्वेस्ट मतलब जो फसलें थी वो क्या हो गई, ख़राब हो गई, और इससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं पूरी तरह से वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म क्रिएट होने लगा, मतलब इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई पूरे टाउन्स में, कंट्री के अंदर, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ी थी। इसीलिए बोला गया जो आपका ये ईयर था 1830 से क्या था, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का ईयर था जो वहाँ के यूरोप के लोग फेस कर रहे थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट वर द 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 इन फ्रांस। पूछा है कि यहाँ पे जो 1848 में फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुई थी उसके 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बताने। 3 क्या, मैंने टोटल आपके 6 पॉइंट करवा दिए हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देयर वर फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। बताया गया कि जब आपके 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुई थी फ्रांस में, उस समय क्या होता है कि बहुत सारी फूड शॉर्टेज वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी लोगों को, और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी कॉमन हो गया था। ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। अब इससे क्या होती है, जो पेरिस की पॉपुलेशन थी वो रोड पर आ गई, कहीं ना कहीं मूवमेंट करने लगी, प्रोटेस्ट करने लगी, इसको लेके रोड पर आ गई वो। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। अब क्या होता है, जो बैरिकेड्स लगी थी, बैरिकेडिंग जानते हो ना, जो रोकने लगाते हैं, बैरिकेडिंग को क्या किया, तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद लोग आगे बढ़ने लगे। अब होता है क्या, फाइनली जो उस समय का रूलर था लुइस फिलिप, ठीक है, 1848 की रिवोल्यूशन है, आपको मालूम है जो लुइस फिलिप था ये आपका कब रूलर बना था, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में जो रिवोल्यूशन हुई थी आपकी लिबरल्स लोग की, उस समय लुइस फिलिप को वहाँ पर मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया था, ठीक है। अभी जो लुइस फिलिप था ये क्या होता है, वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है ना। बैरिकेडेड वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक गारंटीड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया, वहाँ पर नेशनल असेंबली को आपका रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया गया, और जितने भी वहाँ पे 21 ईयर के लोग थे, ठीक है, मेल्स, वहाँ पर उनको क्या किया, सफरेज प्रोवाइड कर दिया गया। सफरेज मतलब होता है वोटिंग राइट्स, ठीक है ना, वहाँ पे लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिए गए। 21 ईयर के जितने भी मेल थे उनको दिए गए, अभी वीमेंस को नहीं दिए गए, मेल को दिए गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है आपका गारंटीड द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क की गारंटी दी गई, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं राइट टू वर्क की गारंटी भी दे दी गई। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। इसीलिए क्या किया गया, इसको लेकर के, मतलब अब भाई आपका राइट टू वर्क की गारंटी दी गई तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, नेशनल वर्कशॉप का सेटअप लगाया गया, जिससे क्या हो, वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब कुछ MCQs हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ने करवा दिए, हम MCQs देख लेते हैं क्या क्या है आपके। उससे पहले बेटा एकदम लग जाइए तैयारी में अच्छे से, और तैयारी करते रहिए जम करके। आपको अच्छे खासे स्कोर करने, आपको 95+ हो सके तो 100 भी कर लेना स्कोर, ठीक है ना, छूटना नहीं हमको। सारी चीज़ हम कवर कर लेंगे, पूरा सिलेबस इसमें कवर कर लेंगे जितना भी आपका रहेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, और जो आते हैं एक्चुअली वही हम कवर करेंगे, ठीक है ना, फालतू हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। बढ़िया से लपट जाइए अच्छे से, सर के ऊपर एकदम से आदिवासी हर्बल ऑयल लगाइए, एकदम से लपटे रहिए ताकि आपके बाल ना गिरे, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है ना, बाल वगैरह गिरने लगते हैं ना बेटा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, लपट जाइए। इतना ज़्यादा एड आने लगा था ना ये आदिवासी हर्बल ऑयल का, कि इतना ज़्यादा एड आता था कि पूछो मत। जब कोई रील्स ओपन करो या कोई यूट्यूब पे वीडियो ओपन करो तो आदिवासी हर्बल ऑयल का प्रचार आने लगता था उस समय। इनको देख के लगता था कि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी या महंगाई नहीं है, टकलापन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है आपका। चलिए पहला MCQs देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। व्हाट डज मीन ऑफ वर्ड दास फॉक। अच्छा यहाँ पूछा गया, आपने अभी लास्ट टाइम करवाया भी था आपका क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव में, दास फॉक का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ए कॉमन पीपल, बी द स्पिरिट ऑफ नेशन, सी नेशनलिज्म, या डी रोमांटिसिज्म। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा, दास फॉक मीन्स होता है कॉमन पीपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट है द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द। अच्छा ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है बेटा, कि होता क्या है आपका, कि जो 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुई थी फ्रांस में आपका, उससे कहीं ना कहीं ब्रुसेल्स ने क्या किया था, ठीक है, ब्रुसेल्स में एक रिवॉल्यूशन हुई थी आपकी, जिससे बेल्जियम ने क्या किया था, अपने को किस कंट्री से अलग कर लिया था, किससे अलग किया था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, बी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, या सी यूनाइटेड किंगडम ऑफ आयरलैंड, या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो ब्रुसेल्स में आपकी अपराइजिंग होती है, मतलब जुलाई रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होके, तो बेल्जियम अपने को किससे अलग करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। विच कंट्री वॉज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। पूछा जा रहा है किस कंट्री को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका दिया ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी ग्रीस, या बेल्जियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ग्रीस, ठीक है, सी ऑप्शन ग्रीस।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सिलेसिया रिवोल्ट। एक बेटा सिलेसिया रिवोल्ट हुई थी, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि कम से कम आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। इसलिए इसमें देखो मैंने दिया है ना कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, मतलब बाकी 3 स्टेटमेंट क्या ट्रू होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ आपके एक आंसर भी बन जा रहे हैं। तो उसको बड़ा ध्यान से आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है सिलेसिया रिवोल्ट के बारे में। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टुक प्लेस इन 1845। सही बात है, सिलेसिया रिवोल्ट जो हुई थी बेटा आपकी वो 1845 में हुई थी, याद रखिएगा 1845 में हुई थी ये। इसके बाद दिया भी ऑप्शन, इट वाज लेड बाय द वीवर अगेंस्ट टेक्सटाइल कॉन्ट्रैक्टर। ये भी सही है आपका सिलेसिया रिवोल्ट के बारे में, कि जो ये आपकी रिवोल्ट हुई थी सिलेसिया, ये कहीं ना कहीं वीवर्स लोगों ने की थी, किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट की थी। सी ऑप्शन देखते हैं, टुक प्लेस बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूस देयर पेमेंट। ये भी ऑप्शन सही है बेटा, क्योंकि ये इसलिए हुई थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने अपनी पेमेंट जो थी वीवर्स को लेकर के वो कम कर दी थी, इसलिए हुई थी। तो डी ऑप्शन देखते हैं, ड्यू टू सिलेसिया रिवोल्ट किंग एब्डिकेटेड थ्रोन। तो ये आपका क्या है, नॉट ट्रू है, ठीक है ना, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट द सिलेसिया रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिपिक्टेड इन गिवन इमेज। अब पूछा जा रहा है कि जो यहाँ इमेज है इसमें क्या दिखाया गया है। तो ये ऑप्शन दिए हैं, जुलाई रिवोल्यूशन ऑफ 1830, बी 1789 फ्रेंच रिवोल्ट, सी सिलेसिया रिवोल्ट 1845, या फिर डी पीजेंट अपराइजिंग 1848। ध्यान से देखिएगा इस इमेज को आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं आपके 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पीजेंट अपराइजिंग 1848, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज मीन ऑफ वर्ड फॉगिस्ट। इसका मतलब क्या होगा आपका, द कॉमन पीपल, द स्पिरिट ऑफ नेशन, नेशनलिज्म या रोमांटिसिज्म। तो फॉक्सिस्ट का मतलब होता है आपका द स्पिरिट ऑफ नेशन, ठीक है, ये जर्मन वर्ड है ये भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, हु सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू इज ओपेरा एंड म्यूजिक। अभी डिस्क्रिप्टिव में हमने किया था एक क्वेश्चन, ठीक है, किसने अपने नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू सेलिब्रेट किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, कैरोल कर्पिंस्की। डी ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर पोलोनाइज एंड मजूरका। ये भी उसी में था आपका, ठीक है, हमने करवाया है डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन में कि पोलोनाइज एंड मजूरका क्या थे, टाइप ऑफ प्रिंटिंग, टाइप ऑफ म्यूजिक, टाइप ऑफ डांस या टाइप ऑफ लिटरेचर। तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन टाइप ऑफ डांस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा सब क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए टोटल, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हमारा यहाँ पर वाला सेशन खत्म होता है। फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके लिए और भी अच्छे हम लोग वीडियो लाने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।